हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होंगे हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए। हम इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आने वाले डिपार्टमेंटल एग्जाम में जो आ सकते हैं, ठीक है, हम उसको कवर करेंगे। तो स्वागत है आपका इस हमारे चैनल में। और ये जो वीडियो जो होगा बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन कहता है, जांच अधिकारी की नियुक्ति करने हेतु मानक फॉर्म, ठीक है, डैश जारी किया जाता है। द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर अपॉइंटमेंट द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर अपॉइंटिंग एंड इन्वेस्टिंग ऑफिसर इज डैश यूज्ड डैश इशू। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों SF7। SF7 जो है इशू किया जाता है। पहले तो बता दूं मैं कि SF का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म 7 इशू किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म 7 ये इशू किया जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर या फिर बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के लिए। बढ़ते हैं, ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। SF7 इशू किया जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर या फिर बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के लिए। SF8 यूज किया जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर के लिए। दीज फॉर्म्स आर इशू बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ये जो फॉर्म जो होते हैं इशू किया जाता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा when they are opinion that there are ground for inquiry into the, ठीक है, truth of any imputation, कि कर्मचारी पे जो लगाया कि जो imputation है वह सही है या गलत है, उसकी इंक्वायरी करने के लिए इसको लगाया जाता है। imputation ऑफ मिसकंडक्ट एंड मिसबिहेवियर अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ है। ये इसी का हिंदी में है, ठीक है, कि SF7 जांच अधिकारी या जांच बोर्ड की नियुक्ति के लिए किया जाता है। SF8 प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति के लिए किया जाता है। इन प्रपत्रों का उपयोग अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा तब किया जाता है जब उन्हें लगता है कि किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध दुर्व्यवहार या फिर कदाचार के आरोप की सत्यता की जांच करने के लिए पर्याप्त आधार है। बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। SF11B का उपयोग हेतु डैश हेतु किया जाता है। SF11B इज यूज्ड फॉर, इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी सस्तियों की जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ स्मॉल पेनल्टी के लिए। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। SF11B भारतीय रेलवे में रेल सेवक नियम 1968 के अंतर्गत प्रयुक्त एक मानक प्रपत्र है जिसका उपयोग लघु दंड आरोप जारी करने पर अनौपचारिक जांच के प्रस्ताव देने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब अनुशासनात्मक प्राधिकारी वेतन वृद्धि को दीर्घकालीन या फिर अस्थायी रूप से रोके रखने जैसे गंभीर लघु दंड की जांच करने का निर्णय लेता है। SF11B से संबंधित कुछ मुख्य विवरण है, जिसका पहला उद्देश्य जो होता है लघु दंड आरोप पत्र के लिए जांच प्रारंभ करना। इसका उपयोग क्या है? इनका उपयोग उन लघु दंड मामलों में किया जाता है जहां दंड पेंशन को प्रभावित करता है, कर्मचारी के पेंशन को प्रभावित करता है या फिर वेतन की वृद्धि को दीर्घकालीन रूप से रोका गया हो। प्रक्रिया क्या है? यह दोषी रेल कर्मचारी को जारी किया जाता है जिससे उन्हें एक निर्धारित अवधि, ठीक है, 10 दिन के भीतर लिखित बचाव प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। इसके संदर्भ में क्या है? यह अनुशासन एवं अपील नियमों के नियम 11 के अंतर्गत आता है जिसमें लघु दंड से संबंधित प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसके ये इंग्लिश वर्जन होंगे, जैसे कि मैंने बताया कि सेम जो हिंदी में है वही इंग्लिश वर्जन में भी है। SF11B इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर यूज in the Indian Railway under the Railway Servant Disciplinary and Appeal Rule 1968 for proposal of a formal inquiry when a minor penalty charge sheet is issued। जब ये minor penalty charge sheet को इशू जब किया जाता है तो उसके लिए SF11B का यूज किया जाता है कि उसके लिए जांच किया जाए कि वह सही है या नहीं है। For the proposing of a formal inquiry when a minor penalty charge sheet is issued, it is invoked when a disciplinary authority decided to hold। ये जब होता है जब disciplinary authority डिसाइडेड करती है कि उसके लॉन्ग टर्म जो इंक्रीमेंट होगा उसको अगर रोक दिया गया हो, तब ये डिसाइड किया तो उस पर इंक्वायरी बैठा जाए कि ये सही है या गलत है।
इसका पर्पस वही होता है कि इन्वेस्टिगेशन करना है, ठीक है। इंक्वायरी फॉर अ माइनर पेनल्टी चार्जशीट के लिए इसका एप्लीकेशन जो होता है यूज होता है। यूज फॉर अ माइनर पेनल्टी केसेस वेयर द पेनल्टी में अफेक्टेड पेंशन, जो कि पेनल्टी अफेक्ट करता है पेंशन को या फिर लॉन्ग टर्म इंक्रीमेंट को, जो कि स्टॉप कर दिया जाता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। इसके कंटेक्स्ट में क्या होता है कि इसको 10 दिन के अंदर में ही इसको एक लिखित रिप्लाई देना होता है। इसका कंटेक्स्ट क्या है कि ये रूल 11 के अंडर में आता है, डी एंड ए आर रूल के अंडर में आता है। इसी में के 11C होता है जो कि इम्पोज करता है माइनर पेनल्टी इन केसेस वेयर इनिशियली अ चार्जशीट फॉर अ मेजर पेनल्टी वाज इशू। अगर ये पहले से मेजर पेनल्टी इशू किया गया है तब 11C का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत अपील की समय सीमा क्या है? इसकी सही सही समय सीमा है 45 डेज का है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। द टाइम लिमिट फॉर फिलिंग एन अपील अंडर द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल 1968 इज 45 डे। कितने दिनों का है ये? 45 डे का मिलता है फ्रॉम द डेट ऑन विच the order was delivered to the railway servant. This 45-day period also appeal to the submission of a रिवीजन पेटिशन, जो कि पेटिशन को रिवीजन करने का भी समय दिया जाता है। इसके लिए अपीलेट अथॉरिटी के पास क्या है? द अपील शुड बी एड्रेस टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एज स्पेसिफाई इन द रूल, क्योंकि जैसे कि रूल में है उसी को एड्रेस करके इसका अपील किया जाता है। इसका एक्सटेंशन भी होता है। The appellate authority may entertain an appeal after the expiry of a 45 days limit if they satisfy that the appellant has sufficient cause not filling in time। अगर अपीलेंट के पास सफिशिएंट काउज है कि वो क्यों नहीं भर पाया तो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। इसी का ये हिंदी में है। रेल सेवक नियम 1968 के अंतर्गत अपील दाखिल करने की समय सीमा जो है वो 45 डेज की है, ठीक है। ये 45 डेज जो होता है वो आगे बढ़ाया जा सकता है अगर उसके पास प्रॉपर किसी तरह का कोई समस्या हो जिसकी वजह से वो दाखिल ना कर पाया हो, ठीक है। अपील नियमों को निर्दिष्ट करते हुए प्राधिकारी को संबंधित की जानी चाहिए, उसी प्राधिकार को संबंधित एक एड्रेस करना चाहिए। पढ़ते हैं आगे। बड़ी सस्ती और छोटी सस्ती का आरोप पत्र जारी करने के लिए मानक फॉर्म संख्या डैश का उपयोग किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर डैश इज यूज्ड फॉर इशूइंग चार्जशीट फॉर मेजर एंड माइनर पेनल्टीज। इसका सही आंसर हो जाएगा SF5 एंड SF11। SF5 जो यूज किया जाता है मेजर पेनल्टी के लिए, एंड SF11 जो यूज किया जाता है माइनर पेनल्टी के लिए। बढ़ते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर। SF5 जो यूज किया जाता है पर्पस होता है इसका इनिशिएट फॉर अ फॉर्मल मेजर डिसिप्लिनरी इंक्वायरी। किसके लिए? मेजर डिसिप्लिनरी इंक्वायरी वेज व्हेन मिसकंडक्ट इन सर्विस। अगर सर्विस में किसी तरह कोई मिसकंडक्ट हुआ है तो SF5 का यूज किया जाता है। इसका कंटेक्स्ट क्या है? कंटेन द मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ अ चार्ज, जिसके लिए इसमें 4 एनेक्स्चर होते हैं। जो पहला जो एनेक्स्चर होता है आर्टिकल ऑफ अ चार्ज होता है। दूसरे एनेक्स्चर में जो होता है स्टेटमेंट ऑफ अ इम्प्यूटेशन, किस किस तरह का आरोप लगा है, ठीक है। थर्ड में जो होता है लिस्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, किस किस तरह का डॉक्यूमेंट उसमें शामिल करना है। एंड लिस्ट ऑफ अ विटनेस। और फोर्थ जो एनेक्स्चर होता है उसमें लिस्ट ऑफ अ विटनेस होता है। इसका प्रोसेस क्या है? द एम्प्लॉय इज टाइपिकली गिवन द 10 डेज। एम्प्लॉय को 10 दिन का समय दिया जाता है टू सबमिट एन एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन को सबमिट करने के लिए उसको 10 दिन का समय दिया जाता है, ठीक है। इसके लिए डिफेंस में क्या है? इसके लिए डिफेंस में क्या है? द चार्ज एम्प्लॉय कैन अपॉइंट अ डिफेंस कंसल, ठीक है। चार्ज एम्प्लॉय जो होता है एक डिफेंस कंसल को अपॉइंट कर सकता है, अपनी तरफ से किसी को असिस्ट कर सकता है कि वो उसकी तरफ से उसके केस को लड़े। पेनल्टी जो हो सकता है, ठीक है, कैन लीड अ मेजर पेनल्टी सच एज द रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज। ये लोअर स्टेज पे इसको रिडक्शन किया जा सकता है ग्रेड तक को, ठीक है।
और इसका कंपलसरी जो होता है वो क्या होता है, रिटायरमेंट। इस पेनल्टी के अंडर में जो आता है वो रिटायरमेंट, रिमूवल या डिसमल फ्रॉम सर्विस। ये रेलवे SF5 का जो अभी जो मैंने इंग्लिश वर्जन बताया उसी का ये हिंदी वर्जन है। गंभीर दुर्व्यवहार की स्थिति में अनौपचारिक या व्यापक या अनुशासनात्मक जांच करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें सामग्री क्या क्या है, इसके लिए अनुलग्न, इसमें भी वही 4 अनुलग्न है। पहला अनुलग्न में आरोप पत्र होता है, दूसरा में आरोपों का विवरण होता है, तीसरा में दस्तावेजों की सूची होती है, चौथा में गवाहों की सूची होती है कि आपके साइड से कौन कौन सा गवाह इसमें शामिल होगा। इसके लिए आमतौर पर 10 दिन का समय दिया जाता है। इसके लिए बचाव के लिए क्या है, आरोपी कर्मचारी जो होता है अपनी तरफ से सहायक के लिए एक वकील को रख सकता है, जो कि रेलवे बोर्ड का कोई अन्य कर्मचारी हो सकता है, नियुक्ति कर सकता है। इसमें गंभीर आरोप क्या-क्या है, इसको बर्खास्ती हो सकती है, सेवा से निष्कासित किया जा सकता है, ठीक है? या फिर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे जो कि SF11 को लेकर के होंगे। इसका जो पर्पस होता है वो यूज़ किया जाता है सच एज़ अ स्मॉल पेनल्टीज़ के लिए, ठीक है? सच एज़ अ स्मॉल पेक्यूनियर लॉसेस टू द रेलवे, माइनर लैप्सेस एंड वायलेशन ऑफ अ कंडक्ट रूल, या फिर वायलेशन किया जाता है अगर कंडक्ट रूल का रेलवे एम्प्लॉयी के द्वारा, तो इसका यूज़ किया जाता है। माइनर पेनल्टी पनिशमेंट अंडर द SF11 कैन इंक्लूड सेंसर, विथहोल्डिंग ऑफ अ प्रमोशन। इसके लिए क्या होता है, इसका जो आरोप जो होता है वो प्रमोशन को रोक सकता है, ठीक है? Recovery from a pay for losses caused by the negligible and withholding ऑफ अ पासेस, या फिर इसके पासेस को होल्ड किया जा सकता है, पास PTO को विथहोल्डिंग ऑफ अ, या फिर इसका इंक्रीमेंट को होल्ड किया जा सकता है। इसके लिए प्रोसीड्योर क्या है, एन एम्प्लॉय रिसीविंग एन SF11 कैन सबमिट अ रिटन रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द एलिगेशन। इस एलिगेशन के खिलाफ रिटन रिप्रेजेंटेशन देना होगा। इफ द रिप्लाई इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा तो उसमें ये पेनल्टी को इम्पोज कर दिया जाएगा उस एम्प्लॉय को। इसके लिए अपील क्या है, ठीक है? इफ इफ अ पेनल्टी इज इम्पोज, अगर पेनल्टी को इम्पोज कर दिया गया है तो एम्प्लॉय हैज राइट टू अपील टू द डेजिग्नेटेड अपीलेट अथॉरिटी। जो डेजिग्नेटेड अपीलेट अथॉरिटी जो होता है उसके लिए वहां पर वो जाकर के उसके लिए अपील कर सकता है, ठीक है? अदर टाइप ऑफ SF11 क्या है, SF11B जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये नॉर्मल से इंक्वायरी करने के लिए किया जाता है। SF11C जो होता है, ठीक है, वो माइनर पेनल्टी के लिए यूज़ किया जाता है जब अ मेजर पेनल्टी चार्ज शीट वाज इनिशियली इशूड। जब मेजर पेनल्टी चार्ज जो होता है इनिशियली इशू किया जाता है तब ये 11C का यूज़ किया जाता है माइनर पेनल्टी के लिए, क्योंकि मेजर पेनल्टी जो कन्वर्ट हो सकता है माइनर पेनल्टी में भी। इसी का ये हिंदी वर्जन है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। SF5 जारी करने पर छोटी सस्ती भी आरोपित की जा सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सही। अभी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेजर पेनल्टी इशू होने पे छोटी सस्ती भी जारी की जा सकती है, क्योंकि मेजर पेनल्टी का जांच होने पर अगर पता चलता है कि नहीं ये मेजर पेनल्टी नहीं है, ये माइनर पेनल्टी हो सकता है, तो माइनर पेनल्टी फिर उस पर चलेगा। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन रेलवे डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल 1968 SF5, ठीक है, इस चार्ज मेमोरेंडम इशू फॉर द इनिशिएटिंग डिसिप्लिनरी प्रोसेसिंग फॉर मेजर पेनल्टी के लिए SF5 का यूज किया जाता है, ठीक है? ड्रॉपिंग ऑफ अ माइनर पेनल्टी, इसका क्या है ड्रॉपिंग करना, इफ आफ्टर द कंसिडरिंग द डिफेंस स्टेटमेंट एंड द इंक्वायरी द डिसिप्लिन अथॉरिटी डिसाइडेड दैट द मेजर पेनल्टी इज नॉट नेसेसरी, जब वो डिसिप्लिन अथॉरिटी डिसाइड करते हैं मेजर पेनल्टी नेसेसरी नहीं है, इट में ड्रॉप टू द मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग एंड, यू क्या करती है मेजर पेनल्टी को ड्रॉप कर देती है एंड इनिशिएट करती है माइनर पेनल्टी को, SF11 को। माइनर पेनल्टी ऑप्शन जो होता है दीज स्मॉलर पेनल्टीज कैन इंक्लूड, इसके अंदर क्या होता है, सिंसियर किया जाता है विथहोल्डिंग द, ठीक है, प्रमोशन। मेजर माइनर पेनल्टी में क्या हो जाएगा, उसका प्रमोशन को होल्ड कर दिया जाएगा, ठीक है, फॉर द पेक्यूनियर लॉसेस को रिकवर करने के लिए, या फिर उसको होल्डिंग कर दिया जाएगा इंक्रीमेंट को। अल्टरनेटिव फॉर्म होता है SF11 इफ द इंटेंशन, if the intention is only to impose a major penalty from the outside, SF11 is issued rather than
SF5, ठीक है। अगर वो इसका इंटेंशन होता है कि नहीं मेजर ओनली टू इम्पोज अ माइनर पेनल्टी को इम्पोज करना है, तो SF5 की जगह पे SF11 इशू किया जाता है। देयरफॉर एन इवन SF5 इज इनिशिएटेड, अगर SF5 इशू किया गया है उसके जगह पे बाद में SF11 का यूज किया जा सकता है माइनर पेनल्टी के लिए। इसी का ये हिंदी वर्जन है। आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। जो मैंने आपको बताया सिर्फ वही है। द एम्प्लॉय हु हैज बीन dismissed from the service will be given a pass to attend an interview with the appellate authority। सही, इसका आंसर हो जाएगा राइट। अगर एम्प्लॉय को किसी तरह का कोई भी मतलब अगर उस पर कोई चार्जेस लगा है, उसको सर्विस से हटा दिया गया, तो वो अपने कोर्ट प्रोसीजिंग के लिए वो अपीलेट अथॉरिटी के पास का यूज कर सकता है। उसके लिए उसको स्पेशल पास दिया जाता है। Yes, according to the Indian Railway Establishment Regulation and the pass rule, railway servant on whom the penalty of dismissal or removal from a service has been imposed to entitle a pass to attend the personal hearing with the appellate authority। appellate authority के साथ वो आ सकता है, उसके लिए उसको एक स्पेशल पास दिया जाता है। इसके कुछ की फैक्ट्स हैं जो कि क्या होता है, इसका पर्पस क्या है। द स्पेशल पास इज ग्रांटेड फॉर द प्रपोजल पर्सनल हियरिंग with the appellate authority to allow the dismiss or removal employee to defend their case in the person। अपने केस को डिफेंड करने के लिए इसका स्कोप क्या है। और रिटर्न जर्नी पास ऑफ द, ठीक है, एप्रोप्रिएट क्लास मे बी ग्रांटेड टू द एम्प्लॉय। एक रिटर्न जर्नी पास भी इसको ग्रांटेड किया जा सकता है आफ्टर हियरिंग। नेचर ऑफ द पास, पास का नेचर क्या होता है, एक स्पेशल तरह का पास होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, स्पेशल पास होता है जिसको चेक पास भी कहा जाता है। असिस्टिंग ऑफिशियल क्या होता है इसका, सिमिलरली एक स्पेशल पासेस होता है, कैन आल्सो बी ग्रांटेड टू एन असिस्टिंग रेलवे सर्वेंट। एक असिस्टिंग रेलवे सर्वेंट को भी एक स्पेशल पास इसमें ग्रांटेड किया जा सकता है टू अटेंड द इंक्वायरी, इस इंक्वायरी को अटेंड करने के लिए। बढ़ते हैं इसके अगले फैक्ट की ओर। इसका ये हिंदी में फैक्ट है जो कि मैंने अभी आपको समझाया। आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सस्पेंशन इज रूल नंबर 5 ऑफ DNAR रूल्स। इसका आंसर हो जाएगा सही, हाँ, सस्पेंशन रूल नंबर 5 में आता है। रूल नंबर 5 क्या कहता है। अब यस, रूल नंबर 5 ऑफ रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 गवर्न द सस्पेंशन ऑफ अ रेलवे एम्प्लॉय। इट इम्पावर्ड, ये इम्पावर्ड करता है कंपिटेंट अथॉरिटी को टू सस्पेंड अ स्टाफ मेंबर व्हेन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आर contemplated या फिर पेंडिंग फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और इफ देयर एक्शन आर डिटरमाइंड टू द नेशनल सिक्योरिटी। इसके कुछ कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें एक डीम सस्पेंशन आता है रूल नंबर 5(2) के अंडर में। अगर कोई एम्प्लॉय, ठीक है, जैसे कि यहाँ पढ़ते हैं, ऑटोमेटिक सस्पेंशन अपील अप्लाइज इफ एन एम्प्लॉय इज डिटेन्ड इन कस्टडी फॉर 48 आवर्स। अगर कोई एम्प्लॉय 48 आवर्स के लिए जेल के अंदर किसी कारणवश बंद रह गया तो उसको डीम सस्पेंशन मान लिया जाएगा कि और वो उसको ऑटोमेटिक सस्पेंशन मिल गया है। किसके अंदर में, रूल 5(2) के अंदर में। रिव्यू मैकेनिज्म होता है इसका 5(6) और 5(7)। सस्पेंशन ऑर्डर मस्ट बी रिव्यू विद इन 90 डेज, ठीक है, और दे बिकम इनवैलिड। सस्पेंशन ऑर्डर को मस्ट बी रिव्यू किया जाता है 90 डे के अंदर में, या फिर इसको इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है। इसका एक्सटेंशन क्या होता है, अपॉन रिव्यू सस्पेंशन कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ 180 डे। रिव्यू करने के बाद सस्पेंशन को 180 डे के लिए इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। फर्दर 5(4) में क्या है, इफ अ कोर्ट voids a dismissal या फिर रिमूवल द एम्प्लॉय इज डीम सस्पेंशन इफ अ न्यू इंक्वायरी इज इनिशिएटेड। अगर कोर्ट उसको किसी तरह का वॉइड कर दिया है डिसमल या फिर रिमूवल सर्विस के लिए, ठीक है, तो तो द एम्प्लॉय इज डीम, तो एम्प्लॉय को क्या माना जाएगा, डीम सस्पेंडेड माना जाएगा एक न्यू इंक्वायरी इनिशिएट करने तक के लिए।
सस्पेंशन इज जनरली नॉट अ पेनल्टी, सस्पेंशन जो होता है जनरली वह पेनल्टी नहीं होता है, ठीक है, बट एक मैकेनिज्म होता है टू इंश्योर अ फेयर इन्वेस्टिगेशन विदाउट इंटरफेरेंस। एक मैकेनिज्म होता है जो कि क्या करता है, एक फेयर जांच करवाता है, किसी तरह का कोई भी मतभेद ना हो एम्प्लॉय के साथ में, गलत ना हो एम्प्लॉय के साथ में। इसी का ही हिंदी वर्जन आप वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सस्पेंशन इज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, रॉन्ग। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है। इट इज नॉट लीगली कंसिडर एज अ पेनल्टी, इसको नॉट लीगली कंसिडर किया जाता है पेनल्टी के रूप में, बट रादर अ मेजर टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टिगेशन। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टिगेशन को, कि एम्प्लॉय के साथ, किसी भी एम्प्लॉय के साथ गलत ना हो, ठीक है। रीजन फॉर अ सस्पेंशन, सस्पेंशन का रीजन क्या, अ रेलवे सर्वेंट में बी सस्पेंडेड इफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आर कंटेम्पलेटेड या फिर पेंडिंग, अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को कंटेम्पलेटेड किया गया या फिर पेंडिंग रखा गया इन केस ऑफ अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, किसके, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, फॉर एक्शन अगेंस्ट द सिक्योर, फॉर द एक्शन, इसके लिए अगेंस्ट में क्या है, सिक्योरिटी टू द स्टेट, या फिर अगर कोई ऐसा काम किया है जो कि स्टेट के सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाता हो। नॉट अ पनिशमेंट, ए पेनल्टी, सस्पेंशन इज ए टेक्निकली नॉट अ पेनल्टी, सस्पेंशन जो पेनल्टी नहीं होता है अंडर द डीए डिसिप्लिनरी एंड अथॉरिटी रूल के अंदर 1968 के अंदर, बट अ प्रिपेरेटिव जो होता है स्टेप टू द पोटेंशियल इंक्वायरी, एक क्या होता है, एक स्टेप इंक्वायरी के लिए तरफ एक आगे बढ़ा, एक कदम बढ़ाता है। सब्सिस्टेंस अलाउंस, एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन आर नॉट पेड फुल सैलरी, एम्प्लॉय को जो होता है सस्पेंशन के अंडर में पूरा सैलरी नहीं दिया जाता है, बट रिसीव अ सब्सिस्टेंस अलाउंस, लेकिन इसको सब्सिस्टेंस अलाउंस रिसीव होता है। इसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन है, द एम्प्लॉय इज रिलीव ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज, उसको ऑफिशियल ड्यूटी से रिलीव कर दिया है, कैन नॉट लीव हेडक्वार्टर, लेकिन वो अपने हेडक्वार्टर से रिलीव नहीं कर, उसको परमिशन नहीं होता है जाने का विदाउट परमिशन, मस्ट अवॉइड बाय द कंडक्ट रूल, इनको कंडक्ट रूल के हिसाब से चलना होता है। रिवाइज प्रोसेस का सस्पेंशन मस्ट बी रिव्यू एवरी 90 डे, सस्पेंशन को हमेशा 90 डे में उसको रिव्यू किया जाता है। इंश्योर डू नॉट एक्सीड 180 डे, 180 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, विदाउट द चार्जशीट बीइंग फेल्ड, जब तक वो चार्जशीट फेल्ड ना हो 180 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये सस्पेंशन ज़्यादा लंबे समय तक चलता है या फिर गलती अगर एम्प्लॉय की होती है, ऐसे तो इसमें जो सब्सिस्टेंस अलाउंस जो होता है वो सैलरी का 50% दिया जाता है, लेकिन अगर इसमें एम्प्लॉय की गलती हो तो इसको घटा करके 25% तक कर दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर, इसी का ही हिंदी वर्जन है। कैन डिसिप्लिनरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन बी टेकन अगेंस्ट अप्रेंटिस, नहीं, क्योंकि अप्रेंटिस के जो एम्प्लॉय जो होते हैं वो रेलवे के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते, रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होते, लेकिन इनमें भी कंडक्ट रूल, डीएनएआर रूल जो होता है वो 1961 के तहत लागू होता है, ना कि 1968, ठीक है। इसके अंडर में क्या होता है कि अगर वो अप्रेंटिस एम्प्लॉय जो है रेलवे का किसी तरह से कोई नुकसान करते हैं अप्रेंटिस के दौरान में, ठीक है, तो उनका जो स्टाइफन रोक दिया जाता है ताकि उसका नुकसान को उसको रिकवर किया जा सके। अगर वो अप्रेंटिस के दौरान में वो जाए ही ना अप्रेंटिस करने के लिए, ठीक है, तो उसके खिलाफ एक एक्शन लिया जाता है और उनके अप्रेंटिसिप सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंस व्हेन हैव द, ठीक है, डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल बीन इज अफेक्टेड, ये कब से अफेक्टेड है, ये है दोस्तों 1 अक्टूबर 1968 से। कैन अ प्रमोशन बी ग्रांटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विदहोल्डिंग ऑफ अ पास और पीटीओ, ठीक है, क्या पास पीटीओ रोकने का सख्ती सस्ती के दौरान पदोन्नति की जा सकती है, हाँ। पास पीटीओ अगर आपका विदहोल्डिंग है किसी सस्ती में, जैसे कि माइनर पेनल्टी में, ठीक है, फिर भी आपको प्रमोशन किया जा सकता है। निलंबित कर्मचारी मुख्यालय को छोड़ करके अन्य स्थान पर जांच के लिए उपस्थित होने पर यात्रा भत्ता देय होता है। इज अ सस्पेंडेड एम्प्लॉई entitled to travel allowance if they have to leave their headquarters to appear for an inquiry at the another location,
इसका सही आंसर हो जाएगा हाँ, यस मिलता है। SF3 किसके द्वारा जारी किया जाता है? बाय whom इज SF3 इशूड? SF3 जो होता है वो निलंबित कर्मचारी के द्वारा इशू किया जाता है। किसके द्वारा? निलंबित कर्मचारी के द्वारा। इसी में जो होता है वो सब्सिस्टेंस अलाउंस के लिए भरा जाता है एम्प्लॉय के द्वारा। इसमें भी क्या होता है ना कि अगर वो एम्प्लॉय सस्पेंशन के दौरान में किसी तरह का कोई काम ना कर रहा हो तो उसको जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाता है। फॉर व्हाट पर्पस इज SF3 इन D&AR रूल? टू रिसीव अ सब्सिस्टेंस अलाउंस, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया कि जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसकी भी एक शर्त है, वह किसी तरह का कोई अलग से काम ना कर रहा हो सस्पेंशन के दौरान में। जिसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो वीडियो को आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 50% होता है, अगर इसमें एम्प्लॉय की गलती है तो इसको रिड्यूस कर दिया जाता है 25% तक। इसका जो ड्यूरेशन होता है जनरली नॉट एक्सीडिंग द 6 मंथ, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। व्हाट डज SF3 रिप्रेजेंट? SF3 क्या दर्शाता है? निलंबित कर्मचारी के बेरोजगार होने का प्रमाण पत्र। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि निलंबित कर्मचारी किसी तरह कोई काम ना करता हो तब जाकर के उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ऑफ द सस्पेंडेड एम्प्लॉय। SF3 जो होता है वो एक सर्टिफिकेट देता है कि निलंबित एम्प्लॉय जो है अनएम्प्लॉयड है, किसी तरह का कोई भी काम नहीं कर रहा है। क्या निलंबित यह कोई सख्ती, सस्ती या फिर दंड है? इज सस्पेंशन अ पेनल्टी और पनिशमेंट? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि निलंबन जो है, सस्पेंशन जो है, किसी तरह का कोई भी पेनल्टी नहीं है। ये एक प्रोसीजर है एम्प्लॉय को जांच करने का, उसको न्याय दिलाने का कि वह सही है या गलत है। निलंबन हेतु ठीक है प्रयुक्त होने वाले मानक फॉर्म का नंबर क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर अ सस्पेंशन? ये है SF1। क्या है? SF1 स्टैंडर्ड फॉर्म 1। निलंबन के दौरान कर्मचारियों को बोनस दिया जा सकता है? कैन बोनस बी गिवन टू एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग द सस्पेंशन? नहीं, नो। निलंबन अवधि समाप्त होने के बाद देय होता है। जब निलंबन अवधि समाप्त हो जाएगा तो उसको बोनस दिया जा सकता है, लेकिन निलंबन के दौरान में नहीं दिया जा सकता है। नो पेबल आफ्टर द सस्पेंशन पीरियड इज ओवर। ठीक है, ये बोनस कब दिया जाएगा? जब सस्पेंशन पीरियड ओवर हो जाएगा तब दिया जा सकता है। डीम सस्पेंशन के लिए कौन सा मानक फॉर्म प्रयुक्त किया जाता है? व्हाट इज विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर डीम सस्पेंशन? डीम सस्पेंशन के लिए SF2 यूज किया जाता है, जो कि रूल नंबर 5 में आता है। रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के लिए कौन सा मानक फॉर्म प्रयुक्त किया जाता है? विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन? ये होता है दोस्तों SF4 स्टैंडर्ड फॉर्म 4। ठीक है, जो कि सस्पेंशन का रिवोकेशन करता है। निर्वाह भत्ता कितना देय होता है? हाउ मच सब्सिस्टेंस अलाउंस इज गिवन? ये होता है 50%। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये 50% होता है, और अगर ये एम्प्लॉय की गलती होती है तो इसको रिड्यूस कर दिया जाता है 25% तक, या फिर अगर ज़्यादा लंबा समय तक चलता है तो इसको 25% तक रिड्यूस कर दिया जाता है, और अगर एम्प्लॉय गलती ना होती तो बढ़ाया भी जा सकता है। टू हुम इज सब्सिस्टेंस अलाउंस गिवन? सब्सिस्टेंस अलाउंस किसको दिया जाता है? सस्पेंडेड एम्प्लॉय को। किसको दिया जाता है दोस्तों? सस्पेंडेड एम्प्लॉय को। निर्वाह भत्ता से कौन सी कटौती करना वर्जित है? विच डिडक्शन आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम द सब्सिस्टेंस अलाउंस? भविष्य निधि और कोर्ट अटैचमेंट। प्रोविडेंट फंड एंड कोर्ट अटैचमेंट को काटना प्रोहिबिटेड है। कितने समय तक पुलिस अभिरक्षा में रहने पर रेल कर्मी को डीम सस्पेंशन मान लिया जाता है? इसका जैसे फॉर हाउ लॉन्ग विल अ रेलवे एम्प्लॉय बी कंसिडर
टीम सस्पेंशन आफ्टर बीइंग अ पुलिस कस्टडी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है इसका आंसर कि 48 आवर्स तक अगर वो पुलिस के कस्टडी में है तो उसको डीम सस्पेंशन मान लिया जाता है। निलंबन की अवधि प्रशासनिक कारणों से बढ़ने के कारण निर्वाह भत्ता कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है? बाय हाउ मच परसेंटेज भी सस्पेंशन अलाउंस बी इंक्रीज ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ द सस्पेंशन पीरियड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। 25% तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर प्रशासन की तरफ से कोई देरी हो रही है, कुछ हो रहा हो, तो उसको 50 से बढ़ा करके 75% तक किया जा सकता है। लेकिन अगर एम्प्लॉय की गलती हो तो उसे 50% से रिड्यूस करके 25% तक कर दिया जाता है। अनुशासन व अपील नियम के किस नियम के तहत कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है? अंडर विच रूल द डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल कैन एन एम्प्लॉय बी सस्पेंडेड? नियम 5 के तहत में उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। जैसे कि इसके नियम 5 के अभी हमने इससे पहले इसके सारे क्लाउजेस को पढ़ा, 5 का 2, 3, 4, 5। निलंबित रेल कर्मचारी को सुविधा पास जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी कौन होता है? हु इज द कंपिटेंट अथॉरिटी टू इशू अ फैसिलिटी पास टू सस्पेंडेड रेलवे एम्प्लॉई? इसका सही आंसर हो जाएगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या फिर डिसिप्लिनरी ऑफिसर, या अनुशासनात्मक अधिकारी, जो भी इससे रिलेटेड अधिकारी जो होंगे उनको अधिकार होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईपी? एनआईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एनआईपी का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों नोटिस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। क्या होता है इसका आंसर? नोटिस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। मानक फॉर्म 11 के साथ कौन कौन से अनुलग्न अनिवार्य होते हैं? इसका मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके साथ 4 अनक्षर देय होते हैं। कॉपी ऑफ द चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ अ एक्यूजेशन। इल्जाम के रूप में आरोप का प्रतिलिपि देना अनिवार्य होता है। एक व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा जेल की सजा सुना दी गई हो को कब और किस नियम के तहत नौकरी से निकाला जा सकता है? When and under which rule can a person who has been sentenced to imprisonment by the court be dismissed from his job? ये होता है दोस्तों तत्काल प्रभाव से DNAR रूल के 14/1 के तहत, ठीक है, अंडर DNAR रूल 14/1 विथ इमीडिएट इफेक्ट, ये तुरंत ही इफेक्ट हो जाता है, इसको तुरंत ही जॉब से रिमूव कर दिया जाता है। क्या मंडल रेल प्रबंधक द्वारा प्रदान दंड की अपील महाप्रबंधक को होती है? इज पेनल्टी अवॉर्डेड बाय द डिवीजन रेलवे मैनेजर अपीलेबल टू द जनरल मैनेजर? नहीं, ये होता है, ठीक है, विभागाध्यक्ष को ही होता है, ठीक है, या फिर जिस डिपार्टमेंट का है उसी डिपार्टमेंट के हेड को होता है। द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैज टू। DNAR रूल के तहत, ठीक है, सजा प्राप्ति के कितने अवधि तक उसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है? अप टू व्हाट पीरियड कैन वी सेंटेंस बी एक्सटेंडेड और रिड्यूस अंडर DNAR रूल? इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ाना है तो NIP 6 माह तथा घटाना है तो NIP 1 वर्ष तक। अगर बढ़ाना है तो 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है और घटाना है तो 1 वर्ष तक घटाया जा सकता है। इफ यू वांट टू इंक्रीज देन बाय 6 मंथ फ्रॉम NIP जो इशू किया जाता है उसके 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। इफ यू वांट टू डिक्रीज देन NIP बाय 1 ईयर फ्रॉम NIP के जारी करने से 1 साल तक घटाया जा सकता है। अपील की समय सीमा क्या है? व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अपील?
अपील की जो समय सीमा है वो 45 डेज की होती है। प्रस्तुति अधिकारी का नामांकन किस मानक फॉर्म पर किया जाता है? ऑन विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज द नॉमिनेशन ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर डन? SF8। SF8 के द्वारा प्रेजेंटिंग ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है। DNAR के तहत विटनेस को बुलाने हेतु जो अधिकार जांच अधिकारी को प्राप्त होता है, क्या वे साक्ष्य अधिनियम में अनुमेय है? Whether the power conferred on the investigation officer to summon witness under the DNAR are permissible under the Evidence Act? जी हाँ, सही है इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक कर्मचारी को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अनुलग्न किए बिना नौकरी से बर्खास्त किस आधार पर किस नियम के तहत किया जा सकता है? ऑन व्हाट ग्राउंड और अंडर व्हाट रूल कैन एन एम्प्लॉय बी डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस विदाउट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ अ नेचुरल जस्टिस? ये है 14/2 के तहत। ठीक है, अगर जांच करना संभव नहीं हो तो इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन अंडर रूल 14/2 के अंदर में, अगर उसके अंदर किसी तरह कोई भी इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं हो तो ऐसा कदम उठाया जाता है 14/2 के अंडर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सील्ड कवर प्रोसीजर किन मामलों में अपनाई जाती है? इन विच केसेस इज द सील्ड कवर प्रोसीजर अडॉप्टेड? ये जो होता है जब कर्मचारी के विरुद्ध DNAR की जांच प्रक्रिया चल रही हो या लंबित होने पर। जब कर्मचारी के विरुद्ध जो होती है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रूल का जब जांच चल रहा हो या फिर इसका लंबित हो गया हो, लंबे समय तक खिंचा गया हो, तो सील्ड प्रोसीजर का यूज किया जाता है। व्हेन DNAR इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन और पेंडिंग अगेंस्ट द एम्प्लॉय। Can an inspector of interest be allowed to act as defense counsel in DNAR cases? क्या हित निरीक्षक को DNAR केस में बचाव सलाहकार के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है? हाँ, दी जा सकती है, पर उस केस को उनके द्वारा पूर्व में डील नहीं किया गया हो। लेकिन अगर वो तभी पॉसिबल है जब उस केस को उनके द्वारा पहले डील नहीं किया गया हो। यस, बट द केस शुड नॉट हैव बीन डील्ड विद बाय देम अर्लियर। सर्वोच्च अनुशासिक प्राधिकारी कौन होता है? हु इज द हाईएस्ट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी? ये होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति के आदेश के विरुद्ध अपील किसे की जाती है? टू whom is an appeal made against the order of the president? प्रेसिडेंट के ऑर्डर के अपील के खिलाफ, ठीक है, प्रेसिडेंट के खिलाफ कहीं पर भी किसी तरह का कोई भी अपील नहीं किया जा सकता। देयर इज नो अपील। किसी कर्मचारी को वेतन वृद्धि रोकने की शक्ति दी गई है लेकिन वह अभी प्रभाव में नहीं है, तो क्या उस कर्मचारी को पदोन्नति किया जा सकता है? इफ एन एम्प्लॉय हैज बीन गिवन अ पेनल्टी ऑफ अ विथहोल्डिंग ऑफ सैलरी इंक्रीमेंट बट इट इज नॉट इफेक्ट एट, लेकिन अभी तक कोई इफेक्ट में नहीं है, कैन दैट एम्प्लॉय बी प्रमोटेड? यस, एम्प्लॉय को प्रमोशन या प्रमोटेड किया जा सकता है। सेवानिवृत्ति रेलवे कर्मचारी को आरोप पत्र के लिए कौन सा मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर चार्जशीट टू अ रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय? रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय के लिए SF14 का यूज किया जाता है। संयुक्त कार्यवाही कॉमन प्रोसीडिंग में अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए कौन सा मानक फॉर्म प्रयुक्त होता है? Which standard form is used for disciplinary action in common proceeding? कॉमन प्रोसीडिंग के लिए SF10 का यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म 10 का यूज किया जाता है। अनुशासन एवं अपील नियम 1968 किन पर लागू नहीं होता है? टू whom
द डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 डू नॉट अप्लाई। ये जो होता है आरपीएफ पे, कैजुअल लेबर पे, या फिर राष्ट्रपति जिसे छूट प्रदान कर रखी हो, राष्ट्रपति जी ने जिसे छूट प्रदान कर रखी हो उन पे डिसिप्लिनरी एंड अथॉरिटी रूल 1968 लागू नहीं होता है। आरपीएफ, कैजुअल लेबर एंड टू whom exception has been granted by the president। बड़ी सस्ती आरोपित करने की प्रक्रिया किस नियम में दी गई है? इन विच रूल इज प्रोसीडिंग फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी गिवन। बड़ी सस्ती जो होती है मेजर पेनल्टी की जो प्रक्रिया जो होता है वो रूल नंबर 9 में है दिया हुआ। ये रूल नंबर 9 का कुछ मेन पॉइंट है, ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। रूल नंबर 9, ठीक है, जो कि कहता है रेलवे सेवा अनुशासन एवं अपील नियम 1968। इसकी प्रक्रिया क्या क्या है? आरोप पत्र जो होता है, ठीक है, पहला इसका प्रक्रिया क्या? आरोप पत्र, चार्जशीट, विस्तृत आरोप पत्र पर जारी करना, जो कि क्या होता है SF5 में होता है, SF5 जारी किया जाता है, ठीक है। इसका प्रतिनिधित्व कौन होता है? कर्मचारी से जवाब मांगना, पहले इसका क्या होता है? कर्मचारी से जवाब मांगा जाता है। एक जांच इंक्वायरी, एक इंक्वायरी ऑफिसर को बैठाया जाता है, ठीक है, यदि आवश्यकता हो तो जांच अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, फिर इस पर जांच किया जाता है, गवाह और सबूतों का परीक्षण किया जाता है। अंतिम आदेश जो होता है जब रिपोर्ट के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा दंड का निर्णय लिया जाता है। दंड अनिवार्य सेवानिवृत्ति, निष्कासन या फिर बर्खास्ती। इसके लिए अनिवार्य दंड क्या है? सेवानिवृत्ति दे दिया जाता है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या निष्कासन या फिर बर्खास्त कर दिया जाता है, इसमें शामिल होता है। लघु सस्ती जिसको माइनर पेनल्टी के लिए नियम 11 का उपयोग किया जाता है। इसी का ये इंग्लिश वर्जन है। अंडर विच रूल इन DNAR इज देयर प्रोविजन फॉर पेनल्टी। DNAR में किस नियम के तहत सस्ती का प्रावधान है? यह है रूल नंबर 6 में सस्ती का प्रावधान है। नियम 6 के कुछ मेन पॉइंट है जिसको हम लोग देखेंगे। नियम 6 सस्ती का विवरण देता है, ठीक है। नियम 6(1) जो कि क्या है? लघु सस्ती के बारे में बताता है, 1 से लेकर के 4 तक। निंदा, वेतन वृद्धि को रोकना, पदोन्नति रोकना या फिर रिकवरी आदि को। दीर्घ वृद्धि जो होता है वो नियम 6 का, ठीक है, 4 से लेकर के 9 तक में है, जिसमें क्या है? लोअर स्टेज पे ग्रेड या पद से अवनति करना। ग्रेड या पद कहने का मतलब अगर कोई एम्प्लॉई लेवल 5 में है तो उसको घटा करके लेवल 1 में कर देना, लेवल 2 में कर देना। जैसे कि हाल फिलहाल हमने एक केस सुना था जो कि SSC थे, उनका पदोन्नति को घटा करके ग्रुप डी कर दिया गया था। अनिवार्य सेवानिवृत्ति होना या सेवा से हटाना या फिर बर्खास्त करना। यह नियम रेल कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान उचित सजा का निर्धारण करने के लिए लागू किया जाता है। इसी का ये इंग्लिश वर्जन है, इसको आप रोक करके पढ़ सकते हैं। DNAR में किस नियम के तहत रिवीजन का प्रावधान है? अंडर विच रूल इज देयर अ प्रोविजन फॉर रिवीजन इन DNAR रूल। यह है नियम 25 के अंदर में, रूल नंबर 25। DNAR में किस नियम के तहत रिव्यू का प्रावधान है? अंडर विच रूल इज देयर अ प्रोविजन फॉर अ रिव्यू इन अ DNAR रूल। ये जो है रूल नंबर 25 के अंडर में है। बड़ी सस्ती के आरोप पत्र के साथ कितने अनुलग्न होते हैं? हाउ मेनी एनेक्सर आर देयर विद द चार्जशीट फॉर अ मेजर पेनल्टी। मेजर पेनल्टी के साथ कितने अनुलग्न होते हैं? ये होते हैं 4, 4 अनुलग्न, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। पहला में जो होता है वो चार्जशीट का विवरण होता है। बारह वर्ष की सेवा अवधि के पश्चात अनिवार्य सेवानिवृत्ति किए गए कर्मचारी को पेंशन दे है या नहीं है? इज पेंशन पेएबल टू एन एम्प्लॉय हु इज कंपल्सरी रिटायर आफ्टर द 12 ईयर ऑफ सर्विस। हाँ, दे है, बशर्ते उसकी 10 वर्ष की आहार्त सेवा हो। क्या हो? उसकी 10 वर्ष की आहार्त सेवा हो। यस, इट इज पेएबल प्रोवाइडेड ही हैज 10 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। अगर वो 10 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस देता हो तो। ग्रुप डी के कर्मचारी जिसे रिमूवल का दंड सहायक अभियंता द्वारा दिया गया हो, अपनी रिवीजन
किसे प्रस्तुत करेगा? टू whom will a group D employee who has been awarded a penalty for removal by the assistant engineer submitted his revision, वो अपने रिवीजन किसको देगा? ठीक है, तो ये देगा वरिष्ठ मंडल अभियंता को, सीनियर डिविजनल इंजीनियर को देगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी ही किसी को पद से हटा सकता है? अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली द अपॉइंटिंग अथॉरिटी कैन रिमूव समवन फ्रॉम द पोस्ट? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 311 के 1 में है। इस आर्टिकल का यूज करके, ठीक है, वो किसी को पोस्ट से हटा सकता है जो कि उसमें मेंशन हो। संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के बारे में उल्लेखित किया गया है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नेचुरल जस्टिस मेंशन? ये जो है नेचुरल जस्टिस जो है, ठीक है, आर्टिकल 311 का 2 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 311 2 अनुच्छेद 311 2 में। अपील प्राधिकारी का पद रिक्त होने पर किसे अपील की जाएगी? टू whom will an appeal lies when the post of a appellate authority is vacant? ये जो होता है, ठीक है, अपील प्राधिकारी से उच्च पदाधिकारी को अपील किया जाता है। फ्रॉम द appellate authority to the higher authority, appellate authority से हायर अथॉरिटी को अपील किया जाता है। क्या अनुशासन एवं अपील नियम के तहत मानर्थ पास रोका जा सकता है? कैन कम्प्लीमेंट्री पास बी withheld अंडर द डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल? नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री पास को किसी तरह से रोका नहीं जा सकता है। अनुशासन एवं अपील नियम के तहत राष्ट्रपति को अपील किस नियम के तहत किया जा सकता है? अंडर विच रूल ऑफ द डिसिप्लिन एंड अपील रूल कैन एन अपील बी मेड टू द प्रेसिडेंट? इसका सही आंसर हो जाएगा नियम 31, रूल नंबर 31 के तहत में आप प्रेसिडेंट तक अपना अपील को लेके जा सकते हैं। ARE, इसका फुल फॉर्म होता है अपॉइंटिंग या फिर इंक्वायरी अथॉरिटी, की नियुक्ति कितने दिनों के अंदर में होना चाहिए? विद इन हाउ मेनी डेज शुड द अपॉइंटमेंट ऑफ ARE बी डन? जांच अधिकारी की नियुक्ति 20 दिन के अंदर में होनी चाहिए। इट शुड बी डन विद इन 20 डेज फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर। अपॉइंटमेंट ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर। छोटी सस्ती आरोपित करने हेतु कौन सा मानक फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है? विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर इम्पोजिंग ऑफ अ माइनर पेनल्टी? ये जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म 11 का यूज किया जाता है। अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के तहत अपील किस नियम के तहत होती है? अंडर विच रूल डज द अपील लाइज अंडर द डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968? ये होता है रूल नंबर 18 के द्वारा। अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सस्ती आरोपित होने पर कर्मचारी को कितने माह रेल आवास रोकने की अनुमति दी जा सकती है या फिर रहने की अनुमति दी जा सकती है? फॉर हाउ मेनी मंथ्स कैन एन एम्प्लॉय बी अलाउड टू रिटेन रेलवे एकोमोडेशन व्हेन द पेनल्टी ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट इज इम्पोज? ये जो होता है, अगर किसी एम्प्लॉय को कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया जाता है किसी सस्ती के द्वारा, तो उसको 4 माह के लिए वो रेलवे क्वार्टर को रख सकता है, उसके बाद उसको खाली करना होगा। क्या अनुशासन एवं अपील नियम के तहत सेवा से हटाए गए कर्मचारी को अनुकंपा भत्ता स्वीकृति करने पर उसकी विधवा भी अनुकंपा भत्ता हेतु पात्र है? इफ compensate allowance is granted to an employee removed from service under the discipline and appeal rule, is his wife also eligible for the compensate allowance? सही है, इसका आंसर हाँ होगा। अनुशासन व अपील नियम में एक से अधिक कर्मचारी पर संयुक्त कार्यवाही किस नियम के अंतर्गत की जाती है? अंडर विच रूल? कॉमन प्रोसीडिंग
taken against more than one employee in the discipline and appeal rule। ये जो होता है रूल नंबर 13 के तहत है और SF 10 के अंडर में होता है। सीनियर स्केल अधिकारी किस लेवल तक के कर्मचारी को और कौन सी सस्ती आरोपित कर सकते हैं? What level of employee can be punished by senior scale officer and what penalties can they impose? ये लेवल 5 और जो सस्ती जो क्रमांक होगा 1 से लेकर के 6 तक के लेवल 5 एंड पेनल्टी नंबर जो होगा 1 से लेकर के 6 तक का। कुल सस्तियां कितनी है? व्हाट इज द टोटल पेनल्टी? टोटल पेनल्टी जो है कुल 11 है, छोटी 4+2 एंड बड़ी 5 है, स्मॉलर 4+2 यानी कि टोटल स्मॉलर 6 है एंड बिगर जो है वो 5 है, टोटल 11 है। क्या अपील अथवा रिवीजन प्राधिकारी बर्खास्त या नौकरी से हटाए जाने के दंड को अपील या रिवीजन में पुनः नियुक्ति में परिवर्तन कर सकता है? Can the appellate or revisional authority convert the punishment of a dismissal or removal from service into the re-employment in appeal and revision? Yes, इसको दोबारा किया जा सकता है। सहायक अधिकारी किस लेवल तक के कर्मचारियों को और कौन सी सस्ती आरोपित कर सकते हैं? अप टू व्हाट लेवल कैन द असिस्टेंट ऑफिसर इम्पोज एम्प्लॉय एंड व्हाट पेनल्टीज? ये लेवल 4 तक के एम्प्लॉय को सस्पेंड कर सकते हैं और जो सस्ती जो होगा वो 1 से लेकर के 6 तक। सॉरी, 1 से लेकर के 5 तक के पेनल्टीज दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।